चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक। सिंस रैपिड रिवीजन कोर्स देख रहे हैं तो हम इस टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एनाटॉमिकल पार्ट, एक फिजियोलॉजिकल पार्ट। एनाटॉमिकल पार्ट में हम ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फिजियोलॉजिकल पार्ट के अंदर उन ऑर्गन के फंक्शनल एस्पेक्ट पर हम फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखा दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जिन्हें हम एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, एक ऑर्गन होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या फिर जिन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ मेल गैमेट स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। फीमेल के अंदर ओवरीज फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करती हैं एंड साथ ही साथ फीमेल गैमेट यानी ओवम का प्रोडक्शन करती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट के यूनियन में हेल्प करते हैं, गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करते हैं। मेल के अंदर ये होते हैं एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। इसके अलावा जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं उनको भी हम एसेसरी ऑर्गन में ही रखते हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड ऑर्गन पेनिस। फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना एंड फीमेल की एसेसरी ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो ऑर्गन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है, ब्रेस्ट एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें हम मेल सेक्सुअल ऑर्गन की, तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का। इसके लिए हमें एक पॉइंट याद रखना है कि टेस्टिस जो हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी के कोर टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर प्रोसीड होता है। तो टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 कवरिंग्स मिलती है। आउटर मोस्ट डबल लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडल में है ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इनर मोस्ट जो है वो कहलाती है हमारे पास ट्यूनिका वस्कुलोसा। हमें याद रखना है कि ट्यूनिका वेजाइनलिस जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्टिस की, वो एक इनकम्प्लीट कवरिंग है। ये टेस्टिस को डोर्सल साइड से कवर नहीं करती है। इसके अंदर आउटर लेयर कहलाती है पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड इनर लेयर कहलाती है विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। सेकेंड लेयर जो मिडल लेयर है हमारे पास वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती है एंड ये मिडल में आते हुए इनवेजिनेट होते हुए एक वर्टिकल सेप्टा का फॉर्मेशन करती है एंड इस वर्टिकल सेप्टा को हम बोलते हैं मीडिया स्टिनम टेस्टिस, जो कि टेस्टिस को 2 अनइक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। इस वर्टिकल सेप्टा जिसे हमने बोला मीडिया स्टिनम टेस्टिस, इससे फिर कुछ हॉरिजॉन्टल सेप्टा डिराइव होते हैं। इन हॉरिजॉन्टल सेप्टा के कारण से बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी में यह मेंशन किया हुआ है कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब अगर हम बात करें पूरे टेस्टिस के अंदर करीबन 750 to 1000 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ी रहती हैं, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के कंपार्टमेंट में बाहर आते हुए फ्यूज होती हैं और एक कॉमन ट्यूब बनाती है जिसे बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। यानी कि हर एक कंपार्टमेंट से आती हुई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन करती रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई मीडिया स्टिनम टेस्टिस को क्रॉस कर कर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से देन फिर कुछ ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया 15 to 20 ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो कि टेस्टिस के प्रोडक्ट को टेस्टिस से बाहर लेके जाती हैं। यानी पहली ऐसी स्ट्रक्चर वासा एफ्रेंसिया जो कि टेस्टिस के प्रोडक्ट यानी कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जाती हैं एंड एक हाईली कोल्ड ट्यूब के अंदर ओपन होती है। इस ट्यूब का नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेड ऑफ एपिडिडाइमस जिसे हम कैपट एपिडिडाइमस भी बोलते हैं, इसका बॉडी वाला पार्ट बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस जिसे हम कॉर्पस एपिडिडाइमस भी बोलते हैं एंड इसका टेल पार्ट जिसे हम टेल ऑफ एपिडिडाइमस बोलते हैं या फिर इसे कोडा एपिडिडाइमस भी बोलते हैं।
एपिडिडाइमस के लिए आपको 3 इसके फंक्शन याद रखने हैं। डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म यही होता है, यानी कि स्पर्म के ऊपर इनिबिटरी प्रोटीन का डिपोजिशन करना ताकि स्पर्म की मोटिलिटी नेचर को सप्रेस किया जा सके। साथ ही साथ फंक्शनल मैच्योरेशन करवाना एंड उनका टेम्पररी स्टोरेज करवाना, ये सब यही एपिडिडाइमस में होता है। तो एपिडिडाइमस देन कंटिन्यू होती है वास डिफरेंस के अंदर, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में जाकर यूरिनरी ब्लैडर की पीछे की तरफ एनलार्ज होते हुए एम्पुला का फॉर्मेशन करती है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की। हमने देखा अभी टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है उसके अंदर 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आएंगी। ये 1 to 3 मैंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मेंशन की है। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हम देखते हैं तो यहां पर बाहर की तरफ, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ हमें कुछ सेल्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेडिक सेल, जो कि सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। अब बात करें इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। अंदर की तरफ अगर देखें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर तो 2 तरह की सेल मिलती है। एक तो क्यूब लाइक सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, और इन क्यूब लाइक सेल्स के बीच में हमें कुछ सेल्स मिलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोल्यूमनार सेल या फिर सर्टोली सेल, या फिर इनका नाम है सस्टेंटाकुलर सेल, या फिर नाम है इनका नर्स सेल भी। ये सपोर्टिंग सेल्स भी कहलाती हैं, जो कि मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। सर्टोली सेल जो है इनके बहुत सारे फंक्शन है हमारे पास। सर्टोली सेल जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया की बात की हमने, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन करती है स्पर्म का, जर्म सेल्स का। सर्टोली सेल इन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ अगर यहां पर कोई डेड सेल होती है तो उनका फेगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती है। प्लस यहां पर आप अगर देखें बाहर की तरफ तो अपने को कुछ सेल्स दिखाई देती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखा है वर्ड। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स बेसिकली वो सेल्स होती हैं जो कि एक्टिव सीरीज की होती हैं लिम्फोइड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल्स को रिकॉग्नाइज कर चुकी होती है और उनको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। सर्टोली सेल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को, जैसे कि स्पर्म है अंदर की तरफ, उनको इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स से एक बैरियर बनाकर बचाती है और इस बैरियर को हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। बेसिकली सर्टोली सेल टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन करती है और टाइट जंक्शन का फॉर्मेशन कर वो एक बैरियर का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी बैरियर को हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो आपको याद रखना है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन किया था सर्टोली सेल ने। इन्हीं सर्टोली सेल के अंदर ये स्पर्म्स जो हैं ये एम्बेडेड रहते हैं एंड न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन हो गई, ये स्पर्म स्ट्रक्चर है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन है, ये लेडिक सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं, और ये इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन रिलीज करती हैं, जो कि एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तो उसको सप्रेस किया जाने के लिए ये उसको रिलीज करती है। इनहिबिन जैसे ही ब्लड में आ जाता है वैसे ही हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का सिक्रेशन कम कर देता है, और अगर जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो जाए तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच-एलएच का सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करती है। सर्टोली सेल एबीपी का भी सिक्रेशन करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का, जो कि लेडिक सेल से निकले हुए टेस्टोस्टेरोन को अंदर की तरफ लेके जाता है, यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए सर्टोली सेल एबीपी रिलीज करती है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जा सके। तो ये हमें याद रखना है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में। अब हम बात करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था हमारे वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है एंड यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड जाकर एनलार्ज होती है। इस एनलार्ज फॉर्म को बोलते हैं हम एम्पुला, जहां पर हमें स्पर्म का स्टोरेज देखने को मिलता है। इन्हीं एम्पुला के पास में हम देखते हैं लेटरली हमें ग्लैंड दिखाई देती है जिन्हें बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। एक ग्लैंड दिखाई देती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरिथ्रा की तरफ जाते हुए उसके लेटरल में हमें ग्लैंड दिखाई देती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। हम देख रहे हैं अब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को। 3 तरह की ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आपको याद रखना है
कि सीमन जो है वो स्पर्म प्लस इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को मिलाकर ही बोला जाता है। यानी अगर आपसे कहा जाए सीमन क्या चीज है, तो सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन में अगर स्पर्म जोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं सीमन। सेमानल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की अगर बात करें तो इनके कुछ कुछ फीचर को हमें याद रखना है। सेमानल वेसिकल पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बल्बो यूरिथ्रल या जिसे हम कॉपर ग्लैंड बोलते हैं ये भी पेयर्ड है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। सेमानल वेसिकल सीमन का कंपोजिशन के अंदर 60 to 70% पार्ट बनाती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 30% पार्ट बनाती है। सेमानल वेसिकल के सिक्रीशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो ये स्पर्म के फ्यूल का काम करेगा। फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर इस सीमन का कोआगुलेशन करवाने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाने का काम करता है, ताकि जैसे ही सीमन को फीमेल बॉडी में रिलीज किया जाए तो स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब की तरफ अप्रोच करवाया जा सके। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका आपको याद रखना है कि अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट है सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोटिंग एंजाइम एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पर्म के एक्टिवेटर होते हैं। क्लोटिंग एंजाइम प्रोस्टेट ग्लैंड के इन सेमाइनल वेसिकल के फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर सीमन का कोआगुलेशन करवाते हैं। प्लस ये जो आप प्रोफाइब्रिनोलाइसिन देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोलाइसिन के अंदर, यानी कि जो फाइबर डेवलप हुए थे कोआगुलेशन करवाने में उनको लाइटिक करवाना, डिजोल्व करवाना शुरू कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ कंपोनेंट ये जैसे क्लोटिंग एंजाइम प्लस सेमाइनल वेसिकल के कंपोनेंट फाइब्रिनोजन ये सीमन का कोआगुलेशन करवाते हैं। एंड अगर बात की जाए प्रोस्टेट ग्लैंड का ही कंपोनेंट प्रोफाइब्रिनोलाइसिन स्पर्म का एक्टिवेटर भी होता है, यानी कि कोआगुलेशन को डिसॉल्व भी करवाता है। बात करें हमारी कॉपर ग्लैंड की या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि लेटरल साइड ऑफ यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन होती है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में, लेकिन इसकी ओपनिंग होती है पेनाइल यूरिथ्रा में। इसके सिक्रीशन जो है यूरिथ्रा की एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तीनों ही ग्लैंड के सिक्रीशन बेसिकली एल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं। यूरिथ्रा की एसिडिटी को, ताकि स्पर्म जो है वो इजीली मूवमेंट कर सकें, ये करने के लिए कॉपर ग्लैंड अपने सिक्रीशन रिलीज करती हैं। साथ ही साथ कॉपर ग्लैंड के सिक्रीशन लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं। एक अपने को याद रखना है कि मेल जब सीमन को इजैकुलेट करता है तो उसका वॉल्यूम होता है 3 to 4 ml। उस सिक्रीशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अगर एक मेल फर्टाइल मेल है तो उसके लिए एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है कि इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म के अंदर 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप के होने चाहिए एंड 40% जो स्पर्म है वो विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। प्लस आपको याद रखना है कि सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इनके लिए कंबाइंडली एक वर्ड यूज करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, यानी आप कह सकते हो कि सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। अब मूव करते हैं फीमेल स्ट्रक्चर पर। फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन तो है ओवेरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस की हम देखते हैं कवरिंग यहां बनाती हैं 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस लेयर कहलाती है पेरीमेट्रियम, मिडल स्मूथ लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर कहलाती है एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो बॉडी होती है वो इन्वर्टेड पेयर शेप की होती है। यूट्रस का ये पार्ट, अपर पार्ट जो है वो फंडस ऑफ यूट्रस कहलाता है। यूट्रस नीचे की तरफ जाते हुए 2 कॉन्स्ट्रिक्शन लेता है, 2 ओपनिंग बनाता है। इन ओपनिंग को बोलते हैं हम इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। यूट्रस का ये पार्ट जो नेक पार्ट ऑफ यूट्रस भी कहलाता है, इसे हम बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू इंटरनल ओएस एंड सर्विक्स वेजाना के साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू एक्सटर्नल ओएस। आपको याद रखना है कि सर्विक्स और वेजाना इन दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल भी कहते हैं। प्लस अगर बात करें, आप देखें यहां पर कुछ आपको ब्रॉड लिगामेंट मेंशन किया हुआ है। ब्रॉड लिगामेंट जो है वो यूट्रस को, ओवेरी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेरिटोनियल फोल्ड जो है
ये एब्डोमिनल कैविटी के साथ इनको कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। अगर आप देखें यहां पर आपको एक लिगामेंट दिखाई दे रहा है, ओवेरियन लिगामेंट, जो कि ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करवाता है। कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहां पर है फिम्बरी। फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जो कि न्यू रिलीज्ड ओवम को कलेक्शन करने में हेल्प करता है। फिम्बरी का नेक्स्ट पार्ट फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो इनफंडिबुलम होता है, यानी आप कह सकते हैं कि इनफंडिबुलम की जो एजेज हैं वो फिंगर लाइक प्रोसेस लिए हुए होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फिम्बरी। इनफंडिबुलम का नेक्स्ट पार्ट डायलेटेड पार्ट कहलाता है एम्पुला, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड एम्पुला के बाद नेरो पार्ट कहलाता है इस्थमस, जो कि फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस का जंक्शन, इसे हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। वेजाइना के लेटरल में आपको ग्लैंड मिलेगी बार्थोलिन ग्लैंड, ये भी अपने को याद रखना है, जो कि सीक्रेट करती है एल्कलाइन सिक्रेशन, जो कि वेजाइना की एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करती है एंड लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। अब बात करते हैं हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा पर। वल्वा जो है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है। यहां पर अगर हम मेंशन करें इस एनएस की तरफ, तो एनएस को अगर हम पोस्टीरियर साइड लें एंड इसका अपोजिट साइड जो है हम एंटीरियर साइड लें, तो एंटीरियर साइड पर एक फुली हुई स्ट्रक्चर, एडिपोज टिश्यू लिए हुए स्ट्रक्चर, ये कहलाती है मोंस प्यूबिस। मोंस प्यूबिस के लिए आपके एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है क्यूशंस ऑफ फैटी टिश्यू। इस मोंस प्यूबिस से देन टिश्यूज के फोल्ड अराइज होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ फ्लेशी फोल्ड होते हैं, कुछ थिन फोल्ड होते हैं। ये फ्लेशी फोल्ड कहलाते हैं लेबिया मेजोरा एंड ये थिन फोल्ड कहलाते हैं लेबिया माइनोरा। आपको याद रखना है लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड ये होमोलोगस है स्क्रोटम के। लेबिया माइनोरा के लिए आपको याद रखना है कि लेबिया माइनोरा एंटीरियर साइड से अराइज होकर पोस्टीरियर साइड जाकर फ्यूज होती है, एंड जहां पर ये पोस्टीरियर साइड फ्यूज होती है वहां पर स्किन के फोल्ड मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोर्चिट। फोर्चिट और एनएस के बीच का जो रीजन होता है इसे बोलते हैं हम पेरिनियल रीजन, जहां पर पेरी एनाल ग्लैंड प्रेजेंट होती है रेबिट में। ह्यूमन में यहां पर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। ये पेरी एनाल ग्लैंड जो रेबिट में प्रेजेंट होती है ये एक्टो हार्मोन या फिरोमोन सिक्रेट करती है, जो कि अपोजिट सेक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने का काम करती है। बात करें लेबिया माइनोरा की, लेबिया माइनोरा के बीच में जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और इस वेस्टिब्यूल में दो तरह की ओपनिंग है, एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग एंड एक वेजाइनल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग से यूरिन के सिक्रेशन बाहर आते हैं, जबकि वेजाइनल ओपनिंग जो है जेनाइटल ट्रैक्ट है। इन दोनों ओपनिंग के लेटरल में अपने को ग्लैंड दिखाई देती है। यूरिथ्रल ओपनिंग के लेटरल में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी, जो कि होमोलोगस है प्रोस्टेट ग्लैंड के। जबकि वेजाइनल ओपनिंग के लेटरल में जो ग्लैंड मिलती है इसे हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि होमोलोगस है काउपर ग्लैंड के। इसके सिक्रेशन जो होते हैं ये एल्कलाइन सिक्रेशन होते हैं एंड ये वेजाइनल पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं, साथ ही लुब्रिकेंट भी रिलीज करता है, यानी ड्यूरिंग कोइटस लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। इस वेस्टिब्यूल में यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर की तरफ एक इरेक्टाइल बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, एंड क्लाइटोरिस के ऊपर की तरफ स्किन के फोल्ड होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिप्यूस। तो ये है वल्वा की स्ट्रक्चर जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अब बात करते हैं A functional memory gland is a characteristic feature of all human female. मेमोरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमें इसकी अगर एक कट सेशन लिया जाए तो पेक्टोरलिस मेजर मसल जो कि चेस्ट की मसल होती है, प्लस यहाँ पर पीछे की तरफ रिब कटेंगी, क्योंकि जो कट सेशन लिया है हमने मेमोरी ग्लैंड का उसके कारण से रिब्स कटेंगी, एंड रिब्स के बीच में आपको दिखाई देंगी इंटरकोस्टल मसल। इस पेक्टोरलिस मेजर मसल की, जो कि चेस्ट की मसल भी होती है, से एराइज होता हुआ एक हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड। इस हेमीस्फेरिक प्रोजेक्शन के अंदर एडिपो टिश्यू, फैटी टिश्यू जो डिपोजिशन होता है वो ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट होती है अलग अलग फीमेल के अंदर। यहां पर अपने को कुछ लिगामेंट रन करते हुए दिखाई देते हैं। इन लिगामेंट को हम बोलते हैं कूपर्स लिगामेंट, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है यहां पर, ये जो मैंने बनाई हुई है। मेमोरी ग्लैंड में अगर बात करें, ईच मेमोरी ग्लैंड कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये वन मेमोरी लोब, ये अनदर मेमोरी लोब, ये अनदर मेमोरी लोब।
यहां पर मैंने 3 मेमोरी लोब दिखाए हैं, ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं इन ईच मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर की तरफ बात करें तो ये जो सोलन स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एल्वोलाई। ये एल्वोलाई का क्लस्टर, ये एक एल्वोलाई का क्लस्टर और ये एक एल्वोलाई का क्लस्टर, यानी बहुत सारे एल्वोलाई के क्लस्टर से एक मेमोरी लोब का फॉर्मेशन होता है। एल्वोलाई से आप देखेंगे छोटी छोटी ट्यूब निकली हुई दिखाई देंगी। इन छोटी छोटी ट्यूब्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, एंड ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलकर एक डक्ट बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट एक ही मेमोरी लोब से ये निकलकर एक एम्पुला, एक सोलन स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला या फिर लेक्टिफेरस साइनस, एंड लेक्टिफेरस साइनस से वापस से डक्ट नैरो होते हुए निकलती है जिसे हम बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जितने मेमोरी लोब है उतने ही हमें मेमोरी एम्पुला मिलेंगे एंड उतनी ही हमें लेक्टिफेरस डक्ट मिलेगी। एंड ये लेक्टिफेरस डक्ट जो है इन्हीं की ओपनिंग को कंबाइंडली हम बोलते हैं निपल। निपल के अराउंड जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर मिलती है इसे हम बोलते हैं एरियोला। तो यह है आपके फीमेल का मेमोरी ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आते हैं हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पर। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये हम फिजियोलॉजी एस्पेक्ट पर अब जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसके बाद हम देखेंगे oogenesis। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अब हम फिजियोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर जो सेल्स आती हैं इन सेल्स को बोलते हैं हम पीजीसी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। गौर कीजिएगा, पीजीसी जो है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ड्यूरिंग 5 to 6 मंथ के अराउंड ये टेस्टिस के अंदर एंटर कर जाती हैं एंड टेस्टिस के अंदर एंटर करके अपना नंबर इंक्रीज करती है एंड प्यूबर्टी तक आने तक ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। प्यूबर्टी पर अब FSH LH के इन्फ्लुएंस में इनमें माइटोसिस होता है। इन स्पर्मेटोगोनिया के माइटोसिस होने के कारण से 2 डॉटर सेल मिलती है। एक स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए लिखा है मैंने, एक स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी लिखा है मैंने। यहां पर टाइप ए और टाइप बी लिखने का रीजन है इनके फंक्शनल बिहेवियर के कारण से। आप जानते हैं जब भी माइटोसिस होता है तब हम जानते हैं कि डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी होती है मदर सेल के, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर टाइप ए और टाइप बी लिखा है क्योंकि टाइप ए फिर से एक स्टेम सेल का काम करती है, इसमें फिर से माइटोसिस होगा एंड ये फिर से स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, लेकिन कोई एक जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना साइज इंक्रीज करती है। यानी किसी एक में तो माइटोसिस चल रहे हैं एंड किसी एक के अंदर साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन चलते हैं एंड मियोसिस डिवीजन जो आप जानते हैं ये 2 स्टेजेस में चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट स्टेज एंड मियोसिस 2 स्टेज। मियोसिस फर्स्ट इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है जबकि मियोसिस 2 रिडक्शनल स्टेज कहलाती है, रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस 1 होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है जिसके कारण से बनते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होना यह कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। आइए इसमें गौर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पर। अगर बात करें जब माइटोसिस चल रहा होता है जो कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, हम इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। साइज इंक्रीज हुआ इसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि साइज इंक्रीज यानी ग्रोथ फेज के कारण से बनी थी, उसके बाद की जितनी भी स्टेजेज है उसे हम रखते हैं मैच्योरेशन फेज जो कि एक लॉन्गेस्ट फेज कहलाती है। अगर प्लोइडी की बात करें यहां पर तो स्पर्मेटोगोनिया 2n, माइटोसिस हुआ तो टाइप ए और टाइप पी ये भी दोनों 2n, साइज इंक्रीज हुआ कोई प्लोइडी चेंज नहीं हुई 2n स्ट्रक्चर, लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 हुआ वैसे ही प्लोइडी हैप्लोइड स्ट्रक्चर हो गई यानी n स्ट्रक्चर एंड इसके अंदर के बाद मियोसिस सेकंड हुआ तो स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ भी हमें मिले n यानी हैप्लोइड स्ट्रक्चर। तो ये तो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। बात करते हैं oogenesis प्रोसेस की। oogenesis प्रोसेस में भी पीजीसी एंटर हुई लेकिन ओवेरी के अंदर। हम बात कर रहे हैं फीमेल के अंदर गैमेट प्रोडक्शन की। पीजीसी जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ये भी ओवेरी के अंदर अराउंड वही सेम टाइम पीरियड एंटर करती है 5 to 6 मंथ के अराउंड एंड एंटर करने के बाद अपना नंबर इंक्रीज करती है, माइटोसिस परफॉर्म करती है एंड कन्वर्ट हो जाती है oogonia के अंदर। यहां पर डिफरेंस आ गया, यहां पर बिफोर बर्थ ही oogonia का फॉर्मेशन हो रखा है, जबकि हम बात करते हैं कि प्यूबर्टी में जाते हुए स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो oogenesis के अंदर माइटोसिस कंप्लीट कर लिए गए, oogonia का फॉर्मेशन कर लिया गया बिफोर बर्थ
एंड इन oogonia के अंदर साइज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और साइज इंक्रीज होने से जो स्ट्रक्चर बनी इसे हमने बोला प्राइमरी oocyte। आप जानते हैं प्राइमरी oocyte साइज इंक्रीज करने से बनती है, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी। प्राइमरी oocyte बनने तक की स्टेजेस ये बिफोर बर्थ ही कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस से ये कुछ डिफर है। oogenesis में प्राइमरी oocyte तक बनने की स्ट्रक्चर यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज ये कंप्लीट हो गई बिफोर बर्थ। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये अरेस्टेड रहता है प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज में भी अगर आपसे पूछे तो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। इन प्राइमरी oocyte के अंदर अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा प्यूबर्टी पर। जैसे ही FSH LH आएगा तो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर इनका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और एक स्ट्रक्चर बनती है सेकेंडरी oocyte और एक बनता है पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte को ही ओवरी रिलीज करती है, जिसको फिम्बरी कलेक्ट करती है। इस सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर बात करें तो मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है एंड मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड रहता है मेटाफेज स्टेज के अंदर। ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट तभी होगा जब स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगा। जैसे ही स्पर्म का इसके साथ फ्यूजन होता है तो मियोसिस सेकेंड यानी कि मेटाफेज स्टेज में जहां रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा एंड फॉर्मेशन होगा एक ओवम का और एक और पोलर बॉडी का। एंड जैसे ही सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगी जाइगोट। यहां पर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज ये कंप्लीट हो गई थी बिफोर बर्थ, जबकि प्राइमरी oocyte से लेकर अब आगे तक का डेवलपमेंट चल रहा था ये कहलाता है मैच्योरेशन फेज, जो कि इस बर्थ के बाद से लेकर एंड तक चलता हुआ इसके रिप्रोडक्टिव फेजेस तक चलता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ओवेरी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवेरी के वो पेरिटोनियम के साथ जोड़ने वाला पासेज कहलाता है मेजोवेरियम। ये पेरिटोनियल पासेज है जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स ओवेरी के अंदर एंटर करती हैं। ओवेरी के अंदर जो कंपोनेंट भरे रहते हैं, ओवेरी की जो मैट्रिक्स होती है हम उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रोमा का ये आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट कहलाता है, स्ट्रोमा का ये पार्ट इनर पार्ट कहलाता है जिसे हम बोलते हैं मेडुला। स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है इसके अंदर हमें डेवलप करती हुई ग्राफिन फॉलिकल मिलेंगी, जबकि मेडुला वाले पार्ट के अंदर हमें मिलेंगी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल। इन डेवलप करती हुई ग्राफिन फॉलिकल के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। हम oogenesis को एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे ही हमने बात की थी कि प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है साइज इंक्रीज होने से, उस प्राइमरी oocyte के ऊपर ओवेरी के स्ट्रोमा वाले पार्ट से कुछ कंटेंट आते हैं, जैसे फ्लैटेंड सेल्स आती हैं, उसके ऊपर स्ट्रोमल सेल्स आती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन का डिपोजिशन होता हुआ दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। यानी कि हमें जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है तब उस समय जो स्ट्रक्चर मिलती है प्राइमरी oocyte जिस स्ट्रक्चर में फॉर्म में प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। अगले कुछ सालों के अंदर प्यूबर्टी तक आने तक ये अपने अंदर कुछ चेंजेस करती हैं। इनके अंदर प्रेजेंट फ्लैटेंड सेल्स कोलिमनार सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लस ये प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर का सिक्रेशन करती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जो कि नॉन लिविंग लेयर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलना शुरू करते हैं अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। बिफोर प्यूबर्टी हमें ये स्टेजेस जो है ये मिलने शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि FSH LH के इन्फ्लुएंस के अंदर इन अर्ली प्राइमरी फॉलिकल के अंदर यहां पर जो कोलिमनार सेल्स थी उसके अंदर डिवीजन होता है और डिवीजन होने के कारण से जो सेल्स बनती हैं इसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, जो कि एस्ट्रोजन का एक सोर्स है। इसके अलावा जो स्ट्रोमल सेल्स थी, यानी कि जो स्ट्रोमा के थ्रू कंपोनेंट आ रखे थे, कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, सिक्रेटरी सेल्स, ये टाइटली अरेंज होना शुरू हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई। जोना पेलुसिडा है ही सही यहां पर। अब इस स्ट्रक्चर को, जबकि ग्रेनुलोसा सेल्स अपीयर होना शुरू हो गई है, हम इसे बोलना शुरू कर देते हैं लेट प्राइमरी फॉलिकल, जो कि FSH LH के इन्फ्लुएंस में बनती है। FSH LH के इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकल और डेवलप होती है। यहां पर हम देखते हैं कि जो स्ट्रोमल लेयर थीका फॉलिकुलाई में कन्वर्ट हुई थी, यहां से दो लेयर बनना शुरू होती हैं। एक लेयर थीका इंटरना कहलाती है, एक लेयर कहलाती है थीका एक्सटर्ना। जैसी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन हो जाता है, हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल बोलना शुरू करते हैं। थीका इंटरना भी सोर्स है एस्ट्रोजन का। यह स्ट्रक्चर कहलाती है सेकेंडरी फॉलिकल। हालांकि थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना क्लियर विजिबल होती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर।
टर्सरी फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना क्लियरली विजिबल है। यहां पर टर्सरी फॉलिकल को अलग करते हुए जो स्ट्रक्चर है वो है एंट्रम। एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसे बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई। एफएसएच एलएच के इन्फ्लुएंस में ग्रेनुलोसा सेल्स फ्लूइड रिलीज करना शुरू करती हैं एंड उस फ्लूइड के प्रेशर में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को बोलते हैं हम एंट्रम। एंड जैसे ही एंट्रम कैविटी बनना शुरू हो जाए हम इस स्टेज को रिकॉग्नाइज करते हैं टर्सरी फॉलिकल के नाम से। अब एफएसएच एलएच के इन्फ्लुएंस में ये लिकर फॉलिकुलाई यानी एंट्रम कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, प्लस एफएसएच के इन्फ्लुएंस में प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte के अंदर, यानी कि मियोसिस 1 डिवीजन कंप्लीट हो गया। प्लस आप देखें एंट्रम का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। oocyte एसेंट्रिकली मूव करते हुए कुछ ग्रेनुलोसा सेल के साथ अटैच होते हुए दिखाई देती है। इन ग्रेनुलोसा सेल्स को हम बोलते हैं जर्म हिल या फिर डिस्कस प्रोलिजेरस। कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स इन सेकेंडरी oocyte के ऊपर की तरफ दिखाई देती है, इन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। ये क्यूमुलस oophorus ही बाद में रिकॉग्नाइज की जाएगी कोरोना रेडिटा के नाम से। इस स्ट्रक्चर के अंदर जबकि सेकेंडरी oocyte हमें एसेंट्रिकली एक तरफ मुंह मिले, अब इसे हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। इसके बाद एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में, मेनली एलएच के इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आएगी। सेकेंडरी oocyte के ऊपर जोना पेलिसुडा प्रेजेंट होंगी, प्लस ये जो क्यूमुलस oophorus है अब रिलीज होने के बाद इसे हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। ये ओवेरी का एक डायग्राम मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी से। यहां पर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल मेंशन कर रखी है। ये ओवा रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रप्चर ग्राफिन फॉलिकल, जहां पर हमें थोड़ी टाइम बाद एक ब्लड का क्लॉट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कॉर्पस हिमोरेजिकम एंड थोड़ी देर बाद यह एक स्ट्रक्चर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम अपने को याद रखना है कि यह सोर्स होती है मेनली प्रोजेस्टेरॉन का एंड ये थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी रिलीज करती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए इस ओवम का, जो कि रिलीज कर दी जाती है ओवेरी से एंड फिमरी इसको कलेक्ट कर लेती है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर मोरुला भी बनेगा, ब्लास्टुला भी बनेगा एंड अब बेबी का इंप्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन होगा। इंप्लांटेशन होना है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है तो हमें प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, यानी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल हम मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। यह है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अब बात करते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल की। मेस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करते हैं। यहां पर हम फोकस करेंगे कुछ हार्मोन के सोर्स पर, जैसे कि एस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, जैसे कि इनिबिन। एस्ट्रोजन का सोर्स है थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन का फंक्शन भी आपको याद रखना है कि ये एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करवाती है। एंडोमेट्रियम की जो परमानेंट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रैटम बेसिलिस। स्ट्रैटम बेसिलिस से स्ट्रैटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन करवाना ये एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होता है। उसी एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड की सिक्रेटरी नेचर को इंक्रीज करवाना ये फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। इसके अलावा इनिबिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम, इनिबिन का सोर्स है ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम। आपको इनिबिन का फंक्शन भी याद रखना है कि इनिबिन एफएसएच एलएच के लेवल को इनिबिट करती है, सप्रेस करती है। ये हाइपोथैलेमस के जीएनआरएस के सिक्रेशन को सप्रेस करती है एंड हेंस एंटीरियर पिट्यूटरी के एफएसएच एलएच के सिक्रेशन को इनिबिट करती है, सप्रेस करती है। मेनली ये एक्ट करती है एफएसएच पर। इसके अलावा हमें एक फीडबैक मैकेनिज्म को भी याद रखना है। हाइपोथैलेमस से निकलता हुआ जीएनआरएच हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर वर्क करेगा। यहां से निकलने वाले एफएसएच एलएच ओवरी पे काम करेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। एंड ओवरी से निकलने वाले ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट कोज करवाएंगे। साथ ही साथ अगर इन हार्मोन का एक मॉडरेट लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि जीएनआरएच एंड एफएसएच एलएच का लेवल सप्रेस हो जाए। एक जगह हमें यह भी देखना है कि जब एस्ट्रोजन का एक्सट्रीम लेवल आ जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण से एफएसएच एंड एलएच के लेवल में इंक्रीज होता है एंड इन्हें हम बोलते हैं एफएसएच सर्ज या फिर एलएच सर्ज। इस फीडबैक मैकेनिज्म का एंड इन सोर्स का हम यूज करेंगे हमारे मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने में। आइए मेस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने इन 28 डेज को, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का, इनको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है।
मेंस्ट्रुअल फेज जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं, इसे एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, इसे फोलिकुलर फेज भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम इसे देखेंगे। एंड अगर बात करें ये लास्ट दिन यानी ओव्यूलेशन के बाद के जो दिन है ये कहलाते हैं ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब क्यों बोलते हैं अभी क्लियर करते हैं इस चीज को। अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर एक मंथ फीमेल बॉडी एक पॉसिबल प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करती है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं ओवरी के अंदर, जबकि ओवरी में डेवलपमेंट चलता है ग्राफिन फॉलिकल का, एंड उन ग्राफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट के कारण से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनके कारण से जो यूट्रस में चेंजेस आते हैं, इन्हीं चेंजेस को हम पढ़ते हैं इन 28 दिनों में। सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट 5 डेज की तो ये ब्लीडिंग फेज कहलाती है। इन दिनों में जैसे ही अगर हम बात करें यूट्रस से ब्लीडिंग बाहर आते हुए दिखाई देती है, प्लस ओवरी में अगर बात करें तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल ये कन्वर्ट होती हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। एफएसएच एलएच के इन्फ्लुएंस में प्यूबर्टी के बाद ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होना शुरू करती है। हर मंथ इतना एफएसएच एलएच आता है कि वो कुछ 10 से 15 10 to 15 अर्ली प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और उन्हें कन्वर्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। और जैसी प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है आप जानते हैं यहां पर ग्रेनुलोसा सेल डेवलप हो चुकी हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन आना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन आना शुरू हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब एफएसएच एलएच के इन्फ्लुएंस में प्राइमरी फॉलिकल ये कन्वर्ट होना डेवलप होना शुरू होती है सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही बन जाएगी वैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स और ज्यादा डेवलप हुई है, ठीक है, इंटरना डेवलप हो गई है, एंड इस एस्ट्रोजन के ज्यादा होने के कारण से नेगेटिव फीडबैक आएगा और नेगेटिव फीडबैक के कारण से एफएसएच एलएच का लेवल ये कम होगा। यहां पर एफएसएच एलएच के लेवल का कम होने का सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब हम चाहते हैं कि कोई एक ही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल की तरफ प्रोसीड करे, डेवलप हो, तो एफएसएच एलएच के लेवल को कम कर दिया जाता है, कोई एक ही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। टर्सरी फॉलिकल जब बन जाती है तो इसके कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन अब एक्सेसिव में आना शुरू होता है। और आप जानते हैं हमने बात की थी जब एक्सेसिव में एस्ट्रोजन हार्मोन आना शुरू होगा तो ये देगा पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक देगा तो एफएसएच का लेवल भी बढ़ेगा एंड एलएच का लेवल भी बढ़ेगा। एफएसएच का लेवल 2 to 3 फोल्ड ही बढ़ता है, जबकि एलएच का लेवल 6 to 7 फोल्ड बढ़ता है। ये रीजन इसका ये है, हमने बात की थी इनिबिन एफएसएच एलएच के लेवल को रोकता है और मेनली वो काम करता है एफएसएच पर। तो एफएसएच को वो सप्रेस करता है, उसका लेवल 2 to 3 फोल्ड, जबकि एलएच का लेवल उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, 6 to 7 फोल्ड इंक्रीज होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एफएसएच जो 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये मियोसिस 1 पूरा करवाएगा एंड फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करवाएगा। हम जानते हैं कि जो ओवरी से रिलीज होती है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होती है, यह रीजन है एफएसएच जो कि उसको सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज करवाएगा। अब क्योंकि लेवल 2 to 3 फोल्ड ही था, अब इसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो पाया एंड सेकेंडरी oocyte मेटाफेज स्टेज में रुक गई। एलएच का रोल यह है कि थीका इंटरना एंड ग्रेनुलोसा सेल, इनसे जो अब तक एस्ट्रोजन निकल रहा था उसकी जगह अब रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है रिलीज होना क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को एक्टिव करेगा जो कि उस मेच्योर फॉलिकल से उस सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवाने में भी हेल्प करेगा, प्लस ओवरी की जो कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही है उसको भी वीक करेगा ताकि ओवरी से ओवा रिलीज हो सके। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू कर देगा इस एलएच के इन्फ्लुएंस में, और जैसे ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे ये ओव्यूलेशन हो जाएगा 14 डे। तो यहां पर एफएसएच एलएच की सिग्निफिकेंस हमने देखी, एफएसएच मियोसिस 1 पूरा करवाता है जबकि एलएच ओव्यूलेशन करवाता है। 14 डे के बाद जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर जो बन जाती है वो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम हम देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करती है अगले कुछ दिनों के लिए, लेकिन 22वें 23वें दिन तक आते आते इसका डेवलपमेंट जो है रुक जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर जो ओवा रिलीज हुआ था उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भी कॉर्पस ल्यूटियम का ये 9 डेज तक बने रहने का रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप बताओगे ये एलएच जो 6 to 7 फोल्ड बढ़ा हुआ था ये इस कॉर्पस ल्यूटियम को बचाता है, रेस्क्यू करता है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया कि 9 डेज तक ही बचा पाया?
उसके बाद से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गई। इसका रीजन है ये कॉर्पस ल्यूटियम खुद। आप जानते हैं जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करना शुरू कर देगी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वो नेगेटिव फीडबैक देगी, और नेगेटिव फीडबैक देने के कारण से एफएसएच और एलएच का लेवल कम होगा, एलएच का लेवल कम होगा। जो 6 to 7 फोल्ड एलएच बढ़ा हुआ था उसका लेवल कम हो जाएगा, यानी अब वो इसको रेस्क्यू नहीं कर पाएगा, एंड कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू होंगी एंड कन्वर्ट हो जाएंगी कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। कॉर्पस एल्बिकेंस जैसे ही बन जाएंगी इसका मतलब यह है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, एस्ट्रोजन का लेवल कम। अब इसके कारण से हाइपोथैलेमस वापस से स्टिमुलेट होगा जीएनआरएच रिलीज करने के लिए, और जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच एलएच रिलीज करने के लिए, और उन्हीं एफएसएच एलएच के कारण से फिर से अगले मंथ का साइकिल चलेगा, फिर से ओवरी के अंदर पड़ी हुई अर्ली प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करवाया जाएगा। यह है हमारा एक मेस्ट्रो साइकिल का एक ओवर रिव्यू। इसके बाद अगर हम बात करें एक ग्राफ की, तो यहां पर आपके एक ग्राफ दिया हुआ जाता है जिसके अंदर हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन है एफएसएच एलएच एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि ओवेरियन हार्मोन है। आप देखें हर एक ग्राफ को। सबसे पहले अगर बात करें एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है आप इसकी पीक देखोगे कि डेवलप होना शुरू करती है 5th-6th डे के अराउंड। आप जानते हैं कि 5th-6th डे के अराउंड प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन आता है। एंड जैसे जैसे डेवलप होती जाती है फॉलिकल वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप जानते हैं 12th डे के अराउंड एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक आया था जिसके कारण से एफएसएच एलएच इंक्रीज हुए थे। एलएच का 6 to 7 फोल्ड थीका इंटरना एंड ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन की जगह रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरॉन, और उसके कारण से एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू होता है, और आप देखें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहीं से इंक्रीज होना शुरू होता है। एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हुआ, लेकिन आप देखें 15-16 डे के बाद ये एस्ट्रोजन लेवल फिर बढ़ा। इसका रीजन है कॉर्पस ल्यूटियम। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम मेन सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन का, इसी कारण से एस्ट्रोजन जो है उसकी पीक आपको इससे कम मिलेगी। एस्ट्रोजन फिर से डेवलप हुआ एंड एस्ट्रोजन 22-23 डे के अराउंड पीक बनाता है, एंड उसके बाद से फिर से कम होना शुरू हो जाता है इसका लेवल। इसका रीजन है कि कॉर्पस ल्यूटियम 22-23 देर तक ही मेंटेन रही थी, एंड इसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गई। इसके कारण से एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल भी कम होना शुरू हो गया था। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये उठना शुरू हो जाता है 12-13 डेज के अराउंड, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनती है तो एक अच्छी पीक लेता है, एंड 22 और 23 डे के बाद ये भी अपना लेवल कम करना शुरू कर देता है। इसका सिक्रेशन भी कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गई। एफएसएच एलएच की बात करें, एफएसएच एलएच आप जानते हैं कि 28 डेज पे जब कॉर्पस एल्बिकेंस बन गई थी हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये लेवल कम हो गया था। अब ये हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है जीएनआरएच और एफएसएच एलएच को सिक्रेशन को। एफएसएच एलएच बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही 6-7वें दिन 5-6 दिन जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होती है, जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का एक मॉडरेट लेवल से इंक्रीज होना शुरू होता है, वो नेगेटिव फीडबैक देकर एफएसएच एलएच को कम करवाता है। इसका सिग्निफिकेंस बताया था मैंने कि कोई एक ही सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल की तरफ मूव करे, एंड इसके बाद अगर हम देखें तो एफएसएच एलएच का लेवल एक पीक लेता है एफएसएच 2 to 3 फोल्ड, जबकि एलएच 6 to 7 फोल्ड। ये एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक था। इसके बाद एफएसएच एलएच वापस कम होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होना शुरू हो गई, एंड उसके कारण से जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से इनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, जिसके कारण से एफएसएच एलएच अब हमें कम ही दिखाई देते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ जो कि आपके मेट्रो साइकिल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अब अपने मूव करते हैं एम्ब्रियोलॉजी पर। एम्ब्रियोलॉजी के कुछ टॉपिक को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने एनसीईआरटी से डिराइव करी है। यहाँ पर अपने देखते हैं जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ओवरी से उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आप देखें यहाँ पर कुछ आपको ये सेल्स दिखाई देंगी। ये सेल्स वो ग्रेनुलोसा सेल्स ही हैं जिसको अब हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जोना पेलिसिडा, एंड ये oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड जोना पेलिसिडा और oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। दो मेम्ब्रेन हमारे पास आई, एक तो आई हमारे पास प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, एक आई हमारे पास सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसे oocyte रिलीज करता है। ये एक नॉन लिविंग लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो है ये रिलीज करती है ओवेरी, ये एक सेलुलर लेयर है। यानी कि हम बात करें कोरोना रेडिटा तो ये एक सेकेंडरी लेयर है, जबकि जोना पेलिसिडा एक प्राइमरी लेयर होती है। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये फ्यूजन जो है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फिमेक्सिस।
सिनगेमी जो है वो है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जबकि बात करें प्लाज्मोगेमी की तो ये कहलाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर साइटोप्लाज्मा, यानी अगर साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाए गैमेट्स का तो इसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। देन न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए इसे हम बोलते हैं कैरियोगेमी। एंड देन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम मिक्स हो जाए तो इसे हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस के बाद हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आइए इसे एक इमेज के थ्रू देखते हैं। ये मैंने एक इमेज ड्रॉ की है, ये सेकेंडरी oocyte की ऊलेमा, ये हमारे पास जोना पेलिसिडा जिस पे लगे हुए रिसेप्टर हैं ZP3 रिसेप्टर। ये जो पार्ट येलो कलर का पार्ट आपके पास आ रहा है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है oocyte की स्ट्रक्चर में तो स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम जिसे आप कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी बोलते हैं। एंजाइम भरा होता है जोनालाइसिन भी। ये एंजाइम रिलीज होना शुरू करते हैं। स्पर्म सबसे पहले हाइलुरोनिडेज एंजाइम की हेल्प से कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है एंड पेनिट्रेट करने के बाद जैसे ही ये ZP3 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही इसके अंदर पड़े इनएक्टिव जोनालाइसिन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं एंड ये जोनालाइसिन अब इस जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करेगा स्पर्म की। अंदर की तरफ स्पर्म एंटर करना शुरू करेगा एंड अंदर पड़ी हुई कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को ट्रिगर करेगा एंड ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपना कंटेंट पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर रिलीज करेंगे। पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर ये रिलीज होकर ये यहां पर पड़े वाटर को एब्जॉर्ब करके एक लेयर का एक एनवलप का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या फिर फर्टिलाइजेशन एनवलप। इस फर्टिलाइजेशन एनवलप का फंक्शन है ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है। जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये जोना पेलिसिडा को हार्डन कर देते हैं, जोना पेलिसिडा के रिसेप्टर को डैमेज कर देते हैं। अब और स्पर्म के जो सिक्रीशन होंगे वो जोनालाइसिन को एक्टिव नहीं कर पाएंगे एंड इस कारण से वो जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है ये डेवलपमेंट कहलाता है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के लिए, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। आपको याद रखना है कि ह्यूमन का स्पर्म पूरा का पूरा अंदर की तरफ एंटर करता है। अंदर एंटर करने के बाद स्पर्म की सारी स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो जाती है एक्सेप्ट इसका न्यूक्लियस एंड इसका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। oocyte का सेंट्रियोल जो है ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज ही डिजेनरेट हो जाता है, यानी कि अब जो डिवीजन के लिए क्लीवेज डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो स्पर्म का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा। स्पर्म का जो न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना साइज इंक्रीज करता है, इसे हम बोलते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। अब मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करेंगे, इसे हम बोलेंगे कैरियोगेमी एंड कैरियोगेमी के बाद एम्फीमिक्सिस होगा, यानी कि क्रोमोसोम जो है ये फ्यूज होंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया एंड एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा अगर बात करें पार्चुरेशन प्रोसेस की, पार्चुरेशन प्रोसेस जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहलाता है। यहां पर हमें कुछ कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे कि कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो पार्चुरेशन यानी कि प्रेगनेंसी के में बाद जो डिलीवरी करवानी है फीटस की, उस डिलीवरी के लिए जो सिग्नल जो सेंड किए जाएंगे वो फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों की तरफ से सिग्नल सेंड किए जाएंगे। यहां पर जो मेन पार्चुरेशन हार्मोन है वो हार्मोन कहलाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगा, प्लस रिलैक्सिन हार्मोन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाएगा, डायलेट करवाएगा ताकि इस पार्चुरेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। तो एक तो हमें इनके कुछ कुछ कीवर्ड याद रखने हैं। दूसरा, पार्चुरेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके अंदर फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा दोनों का अपना रोल है। प्लेसेंटा से सीआरएच निकलना शुरू होता है, यानी कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसे आप कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, यानी सीआरएफ भी बोल सकते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस को स्टिमुलेट करता है एसीटीएच सिक्रीट करने के लिए, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एसीटीएच फीटस की एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जिससे निकलता है कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल जो है ये प्लेसेंटा की तरफ जाता है एंड प्लेसेंटा की तरफ जाकर ये एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां पर कम होता हुआ दिखाई देता है। आप जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंटी एबॉर्शन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, यानी इसको हमें कम करवाना जरूरी है, प्रेगनेंसी को अनस्टेबल करवाना जरूरी है क्योंकि हम पार्चुरेशन प्रोसेस पे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन मायोमेट्रियम जो कि यूट्रस की मिडल लेयर थी स्मूथ सेल्स की, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर इंक्रीज करवाता है, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन भी करवाता है जो कि यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करवाएंगे।
ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर तो इंक्रीज हो गए, इस रिसेप्टर के लिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसके लिए न्यूरो सिग्नल सेंड किए जाते हैं इन फुली डेवलप्ड फीटस वगैरह से, जो कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड करेगा। इस हाइपोथैलेमस के बाद ये ट्रिगर करेगा मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जहां से निकलेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन रिसेप्टर पर वर्क करेंगे एंड यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएंगे, लेबर पेन कोज करवाएंगे, यानी कि पार्चुरेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे। अब मूव करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। यहां पर अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो उनमें है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो पार्ट में मैंने क्लासिफाई किए हैं, टेम्पररी मेथड और स्पेसिंग मेथड एंड टर्मिनल मेथड। टेम्पररी मेथड वो मेथड होते हैं जबकि हमें दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप चाहिए होता है। उन मेथड में हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल मेथड को, बैरियर मेथड को, हार्मोनल मेथड को, नेचुरल मेथड को। यानी कि हमें प्रेगनेंसी फ्यूचर में चाहिए हो सकती है और अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में हम टेम्पररी मेथड यूज करते हैं। जबकि हमें अब प्रेगनेंसी और नहीं चाहिए, उस कंडीशन में हमें टर्मिनल मेथड ऑप्ट करने होते हैं, या वेसेक्टोमी कहलाता है, ये ट्यूबेक्टोमी होते हैं। अगर बात करें एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। मतलब कि अगर इसको यूज कर लिया जाए एंड इसको वापस से विड्रॉल कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस वापस होने चाहिए। एंड ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि लिबिडो सेक्सुअल डिजायर के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करे। चलिए बैरियर मेथड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। इन इंपॉर्टेंट टेक्निक में एक आईयूडी टेक्निक भी है। आईयूडी जो है हमने 3 क्लासिफाई कर रखी है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले अगर बात करें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की, तो इसका एग्जांपल है लिपिलूप। इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। जब भी लिपिलूप इस आईयूडी को फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे, यानी कि यूट्रस के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेगी एंड यूट्रस के अंदर फेगोसाइटिक सेल को प्रमोट करेगी स्पर्म के फेगोसाइटोसिस के लिए। यानी कि इस आईयूडी का जो मैकेनिज्म है वो स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करवाना है। इसके बाद अगर बात करें कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो इसके एग्जांपल है हमारे पास कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। अगर बात करें मैकेनिज्म की, तो ये भी एक फॉरेन बॉडी की तरह तो काम करेगी ही। ये भी जब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे तो ये भी फेगोसाइटिक सेल को स्टिमुलेट करेंगी स्पर्म को किल करने के लिए, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस करने के लिए। लेकिन इसका जो मेन प्रिंसिपल आता है वो आता है इस कॉपर आयन पर। ये जो आईयूडी है इनमें जो कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं, ये कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, यानी कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कॉपर आईयूडी का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन को रोकना। इसके बाद अगर बात करें हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी का जो एग्जांपल है वो है हमारे पास प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। अगर बात करें इस आईयूडी की, तो ये आईयूडी हार्मोनल आईयूडी है। इसका जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, इसके अंदर हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं, जो कि यूट्रस में एक तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को एस्ट्रोजन के लिए जुड़ने को सप्रेस करता है, दूसरा हम कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियल एप्लेजिया लेकर आता है, यानी कि एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को कहीं ना कहीं इनिबिट करता है एस्ट्रोजन के लेवल को सप्रेस करके। दूसरा प्रोजेस्टेरोन है तो सिक्रेटरी नेचर भी इंक्रीज करता है और एक थिक म्यूकस की लेयर भी जनरेट करता है। अगर हम बात करें सर्विक्स के अराउंड अगर एक थिक म्यूकस की लेयर डेवलप हो जाए तो स्पर्म का पेनिट्रेशन थ्रू सर्विक्स ये एक इंपॉसिबल हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि एंडोमेट्रियल एप्लेजिया चला है, एप्लेजिया का मतलब है कि एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो पाई है प्रॉपर्ली, तो फिर इंप्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी का जो प्रिंसिपल है जो हमें याद रखना है कि ये इंप्लांटेशन रोकती है प्लस सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। इसके बाद बात करते हैं ओरल पिल्स की। ओरल पिल्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 तरह की ओरल पिल आती है, एक आती है डेली ओरल पिल और एक आती है हमारे पास वीकली ओरल पिल। डेली ओरल पिल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है माला एन एंड माला डी, जबकि वीकली ओरल पिल की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जांपल है सहेली। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली ओरल पिल की, यानी कि माला एन माला डी। ओरल पिल के अंदर हमारा जो मैकेनिज्म चलता है वो ये चलता है कि इन पिल्स के थ्रू हम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन देते हैं।
और इनके देने से ये एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर फीमेल बॉडी के अंदर हम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दें तो ये हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के लेवल को कम करेगा, एंड जीएनआरएच का लेवल कम अगर हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच का लेवल कम हो जाएगा, और अगर एलएच का लेवल कम हो जाएगा तो फिर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर बात करें माला एंड माला डी की, तो इस पिल का मैकेनिज्म है प्रिवेंट ओव्यूलेशन करना। इसके बाद करते हैं सहेली। सहेली के लिए इसकी मैकेनिज्म कुछ खास है। सबसे पहली बात, ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है, इसका मतलब इसके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हमने नहीं दिया है। इसके अंदर जो हमने साल्ट यूज किया है वो है ऑर्मेलोजिफेन या फिर सेंटक्रोमेन। ये पिल जो है ये वीकली ओरल पिल है, इसको डेवलप किया गया था सीडीआरआई लखनऊ में। इसका क्या मैकेनिज्म है, इस पर फोकस कीजिएगा। ये सप्रेस करती है प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियम। इसका काम होता है SERM मैकेनिज्म पर, SERM मैकेनिज्म पर, यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये यूट्रस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देती है, यानी कि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाती, यानी कि यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाती है। यानी इसका अगर हम मैकेनिज्म फोकस करें तो ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाती है, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद आते हैं टर्मिनल मेथड पर। टर्मिनल मेथड जो है वो हमारे गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने के लिए आते हैं। इन मेथड को हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन प्रोसेस। बात करें मेल के लिए तो होता है वेसेक्टोमी, एंड फीमेल के लिए अगर बात करें ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर देते हैं ताकि स्पर्म का मूवमेंट ना हो पाए, एंड ट्यूबेक्टोमी के अंदर हम फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर देते हैं ताकि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन ना हो पाए। यानी कि इन मेथड को यूज करना, इसका मतलब हम और प्रेगनेंसी नहीं चाहते, ये एक टर्मिनल मेथड कहलाता है। इसके साथ इसका जो नेगेटिव लूप आता है वो यह आता है कि इसकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो पुअर होती है। बाकी ये टर्मिनल मेथड है, यानी कि हमें अगर और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब हम इस मेथड को ऑप्ट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमटीपी पर। एमटीपी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो बात करें इसका कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन बिफोर फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, इसे हम बोलते हैं एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म याद रखनी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा, एमटीपी परफॉर्म करने का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे सेफ माना गया है, क्योंकि इस समय तक प्लेसेंटा जो है वो एक अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होता है प्लेसेंटा, वो एक अच्छा डेवलप नहीं हुआ। अगर इस कंडीशन में हम इसको टर्मिनेट करते हैं तो मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू जो है वो डैमेज होने के चांसेस कम होंगे, यानी कि मदर पर इंपैक्ट आने के चांसेस कम होंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर भी हम परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा रिस्की हो जाता है, यानी कि सबसे सेफ पीरियड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। एमटीपी की अगर बात की जाए तो एक जनरल डाटा है कि 45 टू 50 मिलियन एमटीपी वर्ल्ड वाइड पर ईयर परफॉर्म की जाती है, जो कि प्रेगनेंसी, टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट कहलाता है। इसका मतलब एक अच्छा खासा नंबर एमटीपी परफॉर्म करवाया जाता है, यानी पॉपुलेशन एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है इस एमटीपी से। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करवाने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं है, एमटीपी कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करवाने के लिए। एमटीपी को लीगलाइज किया इंडिया ने 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ कि एमटीपी आप कब परफॉर्म करवा सकते हैं। इसका रीजन ये होता है कि अगर मान लो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था लेकिन वो फेल हो गया था, या फिर जो प्रेगनेंसी हुई है वो ड्यू टू रेप के कारण से हुई है, या फिर जो प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है उसके अंदर फीटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू का कनेक्शन कुछ इस तरह हो चुका है कि मैटरनल टिश्यू डैमेज होने के चांसेस है, यानी कि मदर पर डेंजर कंडीशन आनी शुरू हो चुकी है, या फिर जो फीटल है उस पर कुछ कंडीशन, डेंजर कंडीशन आनी शुरू हो चुकी है। इस कंडीशन में हम इस एमटीपी को अलाउ करते हैं। एमटीपी में अभी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्ट जुड़ा है, अमेंडमेंट एक्ट 2070। इसमें अपने को एक डाटा याद रखना है कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से पहले की है तो इसमें वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी ओपिनियन लेकर हम एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा की है लेकिन 24 वीक से कम की है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेकर हम एमटीपी परफॉर्म करवा सकते हैं। जो ग्राउंड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वो सिर्फ इतना सही है कि ये जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर जो होने वाला बच्चा है उसके अंदर कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी या फिर वो हैंडीकैप तो नहीं होने वाला है। उस कंडीशन में हम इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाते हैं, टर्मिनेट करवाते हैं।
अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इनफर्टिलिटी की बात करें, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के साथ अगर कपल ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन 1 to 2 ईयर तक भी ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में हम इसे रखते हैं इनफर्टिलिटी कंडीशन के अंदर। ये जो है फिजिकल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल के कारण से हो सकती है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इनफर्टिलिटी को कैसे दूर किया जाए। इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो टेक्निक कहलाती है आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर या तो हम फर्टिलाइजेशन ही बॉडी के बाहर करवाते हैं, जबकि स्पर्म लिया जाए मेल से, फीमेल से ओवा लिया जाए एंड बाहर ही फ्यूजन करवाकर जाइगोट बनाकर देन फीमेल के अंदर एंटर करवाया जाए, या फिर अगर गैमेट सही तरह से नहीं बन पा रहे हैं तो स्पर्म बैंक से, या फिर अगर इंपोर्टेंसी की कंडीशन हो, इरेक्शन एब्सेंट हो, तो सेम मेल से स्पर्म जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा के, या फिर फीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन के अंदर किसी फीमेल डोनर दूसरी डोनर से, या फिर ओवा प्रोड्यूस तो हो पा रहा है लेकिन ओवा जो है फेलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पा रहा है, तो सेम फीमेल से ओवा को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाकर हम इन टेक्निक को यूज करके इन आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं आर्ट टेक्निक। आर्ट टेक्निक जो है मैंने दो क्लासिफाई की है, एक इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर टेक्निक के अंदर गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर ही हो रहा है तो उस कंडीशन को कहलाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। लेकिन गैमेट बाहर लेकर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर फर्टिलाइज करवाए जा रहे हैं एंड देन जाइगोट बनाकर देन फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाए तो इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो माना ग्लास, यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाए, यानी कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाया जाए, तो उन कंडीशन को बोलते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। गौर से सुनिएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखिए। दो टेक्निक होती है, एक होती है गिफ्ट और एक होती है एआई। गिफ्ट बोले तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर एंड एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जैसे कि अगर बात करें फीमेल बॉडी की, अगर फीमेल बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं कि ओवेरी से ओवा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या फिर ओवा प्रोड्यूस तो हो जाता है लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो सेम फीमेल से ओवा, अगर वो फीमेल ओवा प्रोड्यूस कर पा रही है तो उसी का ओवा लेकर यानी उसका गैमेट लेकर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाते हैं, या अगर फीमेल ओवा को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है तो किसी दूसरी डोनर फीमेल से हम ओवम लेकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को ट्रांसफर करवाना यानी कि गैमेट को ट्रांसफर करवाना, इसे बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि अगर फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है लेकिन हम गैमेट को ट्रांसफर करवाकर उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना चाहते हैं तो हम गिफ्ट टेक्निक का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कि मेल के अंदर या तो इंपोर्टेंसी का केस हो यानी इरेक्शन एब्सेंट हो, या फिर एंजियोस्पर्मिया की कंडीशन हो। इंपोर्टेंसी का केस का मतलब है कि इरेक्शन एब्सेंट हो एंड एंजियोस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन के अंदर स्पर्म नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर हो या फिर बहुत कम हो। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एआई टेक्निक के अंदर अगर इंपोर्टेंसी का केस है, इरेक्शन एब्सेंट है, तो सेम मेल के सीमन का एनालिसिस करके स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचाना यानी कि इंसेमिनेट करवाना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। या फिर अगर मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन ही सफिशिएंट नंबर में नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करवाना। आप जानते हैं कि स्पर्म का फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना या सीमन का फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं इसलिए इन टेक्निक को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लग जाए क्वेश्चन के अंदर कि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हो रहा है एंड फीमेल में प्रॉब्लम है तो जनरली हम यूज करते हैं गिफ्ट टेक्निक, एंड अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट हो रही है क्वेश्चन के अंदर तो फिर हम यूज करते हैं एआई टेक्निक। अगर बात लेबोरेटरी कंडीशन की आ जाए यानी कि गैमेट को ट्रांसफर करवाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो हम फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म करवाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन प्रोग्राम को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, इनका एक शॉर्ट फॉर्म आईवीएफ भी बोला जाता है। इस टेक्निक में होता क्या है, हम गैमेट को बाहर लेते हैं,
हम मेल गेमिट स्पर्म को लेते हैं, फीमेल गेमिट ओवा को लेते हैं एंड लेबोरेटरी कंडीशन में उनका फ्यूजन करवाते हैं एंड उन्हें अगर फ्यूजन करवाकर 8 सेल तक पहुंचाया जाए तो अप टू 8 सेल तक की स्ट्रक्चर को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। एंड अगर फेलोपियन ट्यूब में अब हम जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब वो टेक्निक हो गई ZIFT। अब अगर इसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो एक टेक्निक और है हमारे पास IUT। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वापिस से हम स्पर्म लेते हैं, वापिस से हम फीमेल का ओवा लेते हैं एंड उसको लेबोरेटरी कंडीशन में फ्यूज करवाते हैं, लेकिन अब की बार हम मोर देन 8 सेल तक पहुंचाते हैं। अब उस जाइगोट को अगर हम पहुंचाएं तो आपकी यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टेक्निक यूज करते हैं। एक टेक्निक और है ICSI जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवा के अंदर एंड देन उसको जाइगोट फॉर्म कंडीशन में लेकर आते हैं एंड देन फिर इन टेक्निक के थ्रू हम प्रेगनेंसी कंसीव करवाने की कोशिश करते हैं। ये इन विट्रो टेक्निक कहलाती है, यानी कि इन विवो और इन विट्रो में आपको याद रखना है कि इन विवो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, जबकि इन विट्रो टेक्निक के अंदर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के अंदर आपको नॉर्मली इतना याद रखना है कि ये 14 to 16 वीक के अराउंड जो है एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। इसमें यहां पर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इस समय पर हमें कुछ सेल्स मिलेंगी जो कि स्किन की हो सकती है, लीवर की हो सकती है या फिर प्लेसेंटा की सेल्स हो सकती हैं। अगर इन सेल्स का एनालिसिस किया जाए तो हमें क्रोमोसोमल एनालिसिस मिलेगा। टाइम पीरियड 14 to 16 वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस वीक तक आते आते एमनियोटिक फ्लूइड एक तो सफिशिएंट होता है, दूसरा अगर इस कंडीशन में हमें कुछ एबनॉर्मलिटी पता लग जाता है तो हम टर्मिनेशन जो है प्रेगनेंसी का वो इजीली परफॉर्म करवाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम के बाद प्लेसेंटा कनेक्शन अच्छा डेवलप हो जाएगा एंड मेडिकल टर्मिनेशन जो करवाएंगे प्रेगनेंसी का वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि हमें क्रोमोसोमल नंबर का पता चल चुका है, यानी कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। दूसरा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को हमने कलेक्ट किया है, इसको एनालिसिस किया है, तो यहां पर हमें प्रोटीन के बारे में पता चलेगा। सर्टन प्रोटीन के बारे में हमें पता है कि ये प्रोटीन इतने ही रहने चाहिए, अगर इस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या फिर कम है तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लेकर आ रहा है, यानी कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि हम क्रोमोसोमल एनालिसिस कर चुके हैं तो फिर डिटेक्शन ऑफ सेक्स तो पॉसिबल हो ही जाता है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ अलाउ की जाती है, क्योंकि इंक्रीज फीमेल फिटिसाइड्स को देखते हुए, क्योंकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। चलिए बच्चों, ये एक रैपिड रिवीजन कोर्स था आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक अस रियली प्राउड।